Good morning everyone. In last class we discussed how did new dynasties or kingdoms emerge and how was the administration of those kingdoms. In today's class we will discuss remaining chapter. Now let's start. Warfare for wealth. ठीक है, जो वेल्थ के लिए वॉरफेयर किए जाते थे वो किस तरह से होते थे? You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. ठीक है, ये जो रूलिंग डायनेस्टीज थी सच लाइक गुर्जरा प्रतिहार, राष्ट्रकूटा या फिर चोल. ठीक है, तो ये क्या थे? एक स्पेसिफिक मतलब होता है किसी एक विशेष रीजन में क्या थे? बेस्ड थे. एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज. ठीक है, और उसी समय उन्होंने क्या किया? जो उनके आसपास के एरियाज होते थे उन पे क्या किया? कंट्रोल करने की कोशिश की. ठीक है, 4 centuries rulers belonging to the Gurjara Pratihar, Rashtrakuta and Pala dynasties fought for control over Kannauj. तो सदियों से क्या हो रहा था? जो रूलर्स थे, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ के रूलर? गुर्जरा प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड जो पाला डायनेस्टीज़ के रूलर थे वो कन्नौज पे अपना कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे थे? युद्ध करते आ रहे थे. There were 3 parties in this long drawn conflict. ठीक है, और इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या थी? ये 3 पार्टीज थी. 3 पार्टीज कौन कौन सी थी? गुर्जरा प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल. So historians often describe it as a tripartite struggle. तो ठीक है, तो इस स्ट्रगल को जो हिस्टोरियंस क्या नाम देते हैं? ट्रिपैट्रेट स्ट्रगल. क्लियर? Rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. ठीक है, तो रूलर्स जो थे, इन डायनेस्टीज़ के जो रूलर थे, उन्होंने अपनी पावर को शो ऑफ करने की क्या की? कोशिश की. एंड उन्होंने उसके लिए क्या किया? बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए. वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी. ठीक है, और ऐसा जाना पहचाना रूलर कौन था? सुल्तान महमूद गजनी. ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030. ठीक है, और उसने कितने पीरियड से कितने पीरियड तक रूल किया? 997 से लेके 1030 तक. क्लियर? अदर किंग्स हु इंगेज्ड इन वॉरफेयर. ठीक है, और जो दूसरे राजा जो कि वॉरफेयर में इंगेज थे वो कौन थे? जैसे कि एक थे हमारे चहामांस, जिनको हम लेटर नोन एज द चौहान, जिनको हम चौहान के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो चहामान या चौहान रूलर में ऐसा कौन सा रूलर था? अब हम वो समझते हैं. द बेस्ट नोन चहामाना रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड. ठीक है, तो चहामान रूलर में जो सबसे जाना पहचाना रूलर था वो कौन था? पृथ्वीराज थर्ड. हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान महमूद गोरी. ठीक है, और उन्होंने पृथ्वीराज थर्ड ने किसको हराया था? अफगान रूलर जिनका नाम था सुल्तान महमूद गोरी, और उनको कौन सी ईयर में हराया था? 1191 में. ठीक है, बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192. लेकिन उससे नेक्स्ट ईयर ही क्या हुआ? जो पृथ्वीराज थर्ड थे वो महमूद गोरी से हार गए. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चोलास. ठीक है, चोला कौन थे और ये कैसे एस्टेब्लिश हुए? ठीक है, अब हम ये समझते हैं. विजयालया हु बिलोंग टू द एंशिएंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरियूर. ठीक है, जो विजयालय थे ये कहाँ से थे? उरियूर से थे. और ये किस फैमिली से बिलोंग करते थे? ये चोला फैमिली से बिलोंग करते थे. इन्होंने क्या किया? कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुटरियार इन द मिडिल ऑफ 9th century. ठीक है, तो इन्होंने जो जहाँ पे मुटरियार रहते थे उस डेल्टा पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया और चोला को स्टैब्लिश कर दिया. ठीक है, ही बिल्ट द टाउन ऑफ थंजावुर. ठीक है, और उन्होंने क्या किया? एक थंजावुर नाम का एक टाउन बनाया. एंड ए टेम्पल फॉर गोडेस निशुम्भाशुदनी. ठीक है, और वहाँ पे गोडेस निशुम्भाशुदनी के लिए एक टेम्पल भी बनवाया. कहाँ पे बनवाया? थंजावुर में. क्लियर? राजा कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर. ठीक है, जो राजा थे उनको चोला एम्पायर में सबसे ज़्यादा पावरफुल चोला रूलर माना जाता था. बिकेम किंग इन 985. और वे राजा कब बने?
985 में एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, और उन्होंने जो ये सब एरियाज थे इन पे क्या किया, अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। किसने? राजराजा ने। क्लियर? नाउ लुक एट दिस मैप। यहाँ पे हम चोला एम्पायर को देखेंगे, ठीक है, ये है चोला एम्पायर। क्लियर? तो इसको आप और अच्छे से मैप को देख लेंगे और समझ लेंगे। अब हम पढ़ते हैं स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर। ठीक है, द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर, ठीक है, जो थंजावुर के जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे, एंड गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है, और जो गंगई कोंडा चोलापुरम था टेम्पल था ये भी बिल्ट बाई राजराजा एंड राजेंद्र, ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाए गए थे? राजराजा के द्वारा एंड राजेंद्र के द्वारा। आर मतलब हैं आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स, ये क्या है? आर्किटेक्चरल में और स्कल्पचर में बहुत ज़्यादा फेमस हैं ये टेम्पल्स। चोला टेम्पल ऑफन बिकेम द न्यूक्लाई ऑफ सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड देम, और जो ये चोला टेम्पल थे ये क्या बन गए थे? सेटलमेंट का केंद्र बन गए थे। इसका मतलब है कि जो मतलब बस्ती बनाई जाती थी वो इन टेम्पल्स के चारों ओर बनाई जाती थी। ठीक है, जो बस्ती होती थी सेटलमेंट की तो वो चोला टेम्पल्स के, ये जो चोला टेम्पल थे इनके चारों ओर होती थी। क्लियर? अमंगेस्ट द क्राफ्ट एसोसिएशन विद टेम्पल्स द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेज वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। ठीक है, और इनके जो टेम्पल्स की जो ये क्राफ्ट एसोसिएशन था इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव, सबसे ज़्यादा विशेष या सबसे ज़्यादा फेमस क्या था? ब्रोंज इमेजेस थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक ब्रोंज इमेज देखते हैं। देखिए इसको, आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। ठीक है, ये ब्रोंज इमेज है। ठीक है, तो वो क्या थी? सबसे ज़्यादा वहाँ पे फेमस थी। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन के लिए चोला एम्पायर में क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जाते थे। फर्स्ट हमारा किया जाता था वेल्स समझते हैं आप? कुएँ। ठीक है, सेकेंड था आपका ह्यूज टैंक्स। ठीक है, टैंक का यूज़ किया जाता था। और थर्ड था आपका कनाल्स। ठीक है, कनाल्स का। तो ये किस किस के लिए यूज़ किए जाते थे? ये सब इरिगेशन के लिए यूज़ किए जाते थे। नाउ वी विल डिस्कस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, कि इस एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है, कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो समझते हैं अब हम। ठीक है, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर, जो पीजेंट का जो सेटलमेंट था उसको चोला एम्पायर में क्या बोला गया है? बोला गया है उर, नोन एज उर। ठीक है, बिकेम प्रोस्पेरियस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, तो ये जो सेटलमेंट था पीजेंट का ये बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे? प्रोस्पेरियस हो गए थे। किस वजह से प्रोस्पेरियस हो गए थे? क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन की वजह से एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा से स्प्रेड हो गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हुआ था। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नाडू। ठीक है, और जो ये इस तरह के विलेज का ग्रुप था, ठीक है, वो क्या बनाते थे? लार्ज यूनिट बनाते थे, और इन लार्ज यूनिट को क्या बोला गया है? नाडू बोला गया है। क्लियर? द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवेरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिव जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स। ठीक है, तो जो विलेज काउंसिल होती थी एंड जो नाडू होते थे, नाडू कौन थे? ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस। ठीक है, जो गाँव का जो समूह था उसको बोला गया है नाडू। तो वो क्या करते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते थे। उसके अलावा क्या करते थे? डिस्पेंसिव जस्टिस, ठीक है, जस्टिस देने का काम भी उनका ही था। एंड कलेक्टिंग टैक्स, टैक्स को कलेक्ट करने का काम भी किसका था? विलेज काउंसिल एंड नाडू का। क्लियर? रिच पीजेंट ऑफ द वेलाल कास्ट एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोल गवर्नमेंट। ठीक है, तो वेलाल कास्ट के जो रिच पीजेंट्स थे, ठीक है, रिच पीजेंट ऑफ द वेलाल कास्ट, ये क्या करते थे? एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू। ठीक है, तो चोला गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंडर तो वेलाल कास्ट के जो रिच पीजेंट थे तो नाडू के जो काम, जो नाडू जो भी काम करते थे उन पे क्या करते थे? ये कंट्रोल करते थे, मतलब उसको पे नज़र रखते थे, उसको देखते थे कि किस तरह से वे लोग काम कर रहे हैं। क्लियर? चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल लाइक मुवेंदवेलान, अरियार एक्सेट्रा। ठीक है, तो चोला किंग ने क्या दिए?
ये जो रिच लैंड ओनर्स थे इनको कुछ टाइटल्स भी दिए। टाइटल्स क्या थे? फॉर एग्जाम्पल मोवेंद वेलान एंड अरिया, ठीक है। तो चोला किंग ने जो रिच लैंड ओनर्स होते थे उनको इस तरह के टाइटल्स भी दिए थे। क्लियर? नाउ अब हम यहाँ पे कुछ लैंड के टाइप है, अब हम उनको समझते हैं, ठीक है, कि किस किस टाइप की लैंड होती थी, ठीक है। चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ द लैंड। तो चोला के जो इंस्क्रिप्शन है उन्होंने लैंड की कुछ कैटेगरीज बताई हैं। उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज है? फर्स्ट है आपका वेलन वगाई। तो वेलन वगाई जो लैंड होती थी किसको दी जाती थी? लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट, ठीक है। जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट को जो लैंड दी जाती थी उसको बोलते थे वेलन वगाई। सेकेंड टाइप है आपका ब्रह्मदेया, ठीक है। ब्रह्मदेया किसको दी जाती थी? लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ठीक है। तो जो ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती थी उसको बोला गया है ब्रह्मदेया, ठीक है। थर्ड है आपकी साला भोगा, ठीक है। लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल, ठीक है। एक स्कूल के या किसी भी स्कूल के मेंटेनेंस के लिए जो लैंड प्रोवाइड की जाती थी उसको किस नाम से बुलाया गया है? साला भोगा, ठीक है। उस लैंड को किस नाम से बुलाते थे? साला भोगा। फोर्थ है आपका देवदाना, ठीक है। देवदाना किस टाइप की लैंड थी? लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, ठीक है। जो टेम्पल्स के लिए जो लैंड दी जाती थी उसको बोला गया है देवदाना। लास्ट आता है आपका पाली छछंदम, ठीक है। ये किसको दी जाती थी? पाली छछंदम लैंड किसको दी जाती थी? लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। तो जो जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो लैंड दी जाती थी उसको बोला गया है पाली छछंदम, ठीक है। क्लियर? नाउ यहाँ पे अब हम समझेंगे हु कुड बी ए मेंबर ऑफ ए सभा, कि ठीक है कि सभा जो थी उसमें कौन कौन मेंबर बन सकता था या कौन मेंबर नहीं बन सकता था। तो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन दिया गया है, उस इंस्क्रिप्शन का नाम है उत्तरामेरूर, ठीक है। उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन है जो बताता है कि सभा का कौन कौन मेंबर हो सकता था, ठीक है। अब हम समझते हैं कौन कौन सभा के मेंबर बन सकते थे। All those who wish to become members of the Sabha should be owner of land from which land revenue is collected, ठीक है। तो जो भी सभा के मेंबर्स बनना चाहते थे उनके लिए क्या शर्त थी? उनको पहले उनके पास लैंड होनी चाहिए थी, ठीक है। उनकी अपनी लैंड होनी चाहिए थी और उस लैंड से क्या आना चाहिए था? रिवेन्यू भी कलेक्ट होना चाहिए था। क्लियर? तो जो भी ऐसे लोग जो भी सभा के मेंबर्स बनना चाहते थे उनके पास अपनी लैंड होनी चाहिए थी और उस लैंड से रिवेन्यू भी कलेक्ट होना चाहिए था। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके अपने घर होने चाहिए थे। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, और उनकी एज किस किस के बीच होनी चाहिए थी? 35 से 70 के बीच, ठीक है। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, इसके अलावा उनको क्या होना चाहिए था? वेदास की नॉलेज भी होनी चाहिए थी। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, ठीक है। और उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो मैटर्स होते थे उनकी भी उनको नॉलेज होनी चाहिए थी और उनको क्या होना चाहिए था? उनको ऑनेस्ट भी होना था। इफ़ एनीवन हैज़ ए मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। और यदि कोई भी 3 ईयर्स से एक कमेटी का मेंबर है तो ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, ठीक है। मान लीजिए कि मैं 3 साल से एक कमेटी की मेंबर हूँ, ठीक है, तो मैं दूसरी कमेटी की मेंबर नहीं बन सकती। क्लियर? एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस, और ऐसा कोई भी पर्सन जिसने कि अपने अकाउंट्स की डिटेल्स सबमिट नहीं की है या फिर उसने अपने रिलेटिव्स के बारे में नहीं बताया है तो वो क्या नहीं कर सकता था? कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस, ठीक है। तो वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। क्लियर हुआ आपको कि कौन सभा का मेंबर बन सकता था और कौन सभा का मेंबर्स नहीं बन सकता था, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।